हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी एसएससी सीपीओ की ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत ये हमारा आज सेकंड लेक्चर रहेगा जिसमें हम ज्योग्राफी के मिक्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बच्चों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो ये हमारी एसएससी सीपीओ की सीरीज चल रही है, ये सिर्फ एसएससी वाले बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए सीधे चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहा जाता है? जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार या फिर केदारनाथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है ना। इस प्रकार से भागीरथी नदी आती है, भागीरथी, और यहां से इस प्रकार से आती है अलकनंदा, और ये दो नदियां बच्चों जहां पर मिलती है उस स्थान का नाम है देवप्रयाग, देवप्रयाग। और इस स्थान के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। इनकी संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। या फिर कई बार यहां से ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि गंगा का ओरिजिन कहां होता है। तो देखिए, गंगा का ओरिजिन तो वैसे देखा जाए तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से ये बन रही है, लेकिन कई बार इसका ओरिजिन कहां मान लिया जाता है? गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री। तो ऐसा बोलना है आपको कि गंगा का ओरिजिन भागीरथी के नाम से उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा रुद्रप्रयाग कहां पर स्थित है? तो बच्चों, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी, और यहां पर मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है। मंदाकिनी किससे? अलकनंदा से। यहां पर कौन सा स्थान है? रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो बच्चों, ये जो उत्तराखंड का पूरा रीजन है, यहाँ पर 5 पवित्र प्रयाग बताए गए हैं। ठीक है, अभी हम पूरा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग आपको याद रखना है। इसके अलावा हरिद्वार है, तो हरिद्वार के बाद से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, तो जितने भी फैक्ट मैंने आपको ये बताए हैं आपको याद रखना है। इसके अलावा गंगा नदी वाला एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं मिलती है ना? किस राज्य की सीमा या फिर किस स्टेट की बाउंड्री नेपाल से नहीं लगती है? ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम या फिर सिक्किम। तो देखिए, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री तो लगती है, अभी हम मैप में भी इसको हम देखेंगे। उत्तराखंड की भी इससे लगती है, सिक्किम की भी लगती है, जबकि असम से नेपाल की बाउंड्री नहीं लगती। तो ये बात आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैप में देखेंगे, देखिए ये पूरा नेपाल है ना। ये क्या है? नेपाल, नेपाल है ये। अब देखिए, यहाँ पर ये उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है, बिहार है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल ये पूरा ऊपर तक गया है ना, ये इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर सिक्किम है। तो इतने राज्यों की सीमाएं बच्चों नेपाल से लगती है, जबकि असम को देखेंगे तो असम यहाँ पर बीच में आता है 7 सिस्टर के। ठीक है, तो असम की बाउंड्री नेपाल से नहीं लगती है। कई बार पहले भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फिर हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है सदर्न इंडिया की? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। बाबा बुदनगिरी, महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी या फिर डोडा बेट्टा। तो दक्षिण भारत की बच्चों सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है? अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ियों पर है अनाईमुड़ी, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। याद रखना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा जो डोडा बेट्टा है बच्चों, डोडा बेट्टा ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी कहां पर है? जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट माउंटेन आकर के मिलते हैं। थोड़ा हम मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, है ना। यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत है और यहां पर इस प्रकार से पूर्वी घाट पर्वत है, और ये दोनों जहां पर मिलते हैं यहां पर नीलगिरी पर्वत है ना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, 2636 मीटर इसकी ऊंचाई है या फिर हाइट है। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा जो महेंद्रगिरी है ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, और बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं ये भी कहां पर स्थित हैं? ये भी पश्चिमी घाट में स्थित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर देख लीजिए, अनाईमुड़ी है यहां पर अन्नामलाई पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है या फिर सिचुएटेड है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सिंधु, झेलम, चेनाब या फिर रावी। तो अच्छा क्वेश्चन है। श्रीनगर बच्चों बी आंसर हो जाएगा, झेलम नदी के किनारे स्थित है।
है ना। अब क्वेश्चन आएगा कि झेलम किसकी सहायक नदी है, तो झेलम किसकी, चेनाब की सहायक नदी है। देखिए यहां से इस प्रकार से यदि मैं मैप बनाऊं, यहां से इस प्रकार से सिंधु नदी आती है। एक मिनट रुकना, देखिए यहां से इस प्रकार से सिंधु नदी निकलती है ना, इस प्रकार से आती है, तिब्बत रीजन से निकलती है और यहाँ पर कराची के पास डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में गिरती है। और यहाँ जम्मू कश्मीर रीजन से झेलम नदी आकर आती है और यहाँ से हिमाचल प्रदेश रीजन से एक चेनाब नदी आती है। चेनाब जाकर के किसमें मिलती है, सिंधु में, और झेलम आकर के मिलती है चेनाब में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि जो झेलम है ये किसकी सहायक नदी है, चेनाब की सहायक नदी है, और चेनाब सिंधु में जाकर के मिलती है। ठीक है, इसके अलावा सिंधु नदी ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी है, चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, पूरा सिंधु नदी तंत्र मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, झेलम नदी हो जाएगा। इसके अलावा इसके किनारे ही बूलर झील भी स्थित है, बूलर झील, जो कि बच्चों मीठे पानी की, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो जितने अन्य मैंने आपको फैक्ट बताए हैं ये भी आपको याद रखना है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं, तो कहां पर पाए जाते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए केरल में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या फिर उड़ीसा में। तो उष्णकटिबंधीय बच्चों जो सदाबहार वन होते हैं कहाँ, केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, यदि मैं पूरे भारत की आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत है। कौन सा पर्वत है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। इसके अलावा ये नॉर्थ ईस्ट राज्य है यहाँ पर। तो ये पश्चिमी घाट का जो ये पूर्वी ढाल है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर होती है लगभग 200 सेंटीमीटर बारिश। कितनी, 200 सेंटीमीटर बारिश। खासतौर पर केरल हो गया, ये वाला रीजन हो गया पूरा केरल और कर्नाटक वाला, तो यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और जहाँ पर बच्चों 200 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा अधिक होती है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कैसे होते हैं, ये बहुत घने होते हैं, इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं काफ़ी लंबे लंबे पाए जाते हैं, तो ये इनकी विशेषता होती है। ठीक है, और अधिक वर्षा वाले स्थानों में अक्सर ये वन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, या फिर भारत किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है या फिर सिचुएटेड है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, या फिर उत्तर दक्षिणी गोलार्ध। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे स्थित है, थोड़ा आप इस मैप के थ्रू समझिए। देखिए ये हमारा पूरा ग्लोब है या फिर अर्थ है, बीचों बीच से जो रेखा होकर के गुजरती है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं इसको हम, 0 डिग्री अक्षांश। इसके अलावा यहाँ से जो 0 डिग्री है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, अक्षांश देशांतर रेखाएं होती हैं। तो अक्षांश रेखा जो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके जो ऊपर आप देख रहे हैं ये बोला पूरा पार्ट, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध या फिर नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके अलावा ये 0 डिग्री देशांतर देख रहे हैं, इसके आप पूर्व में देखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर या फिर पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। अब देखिए भारत कहां पर है, भारत इस हिस्से में स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी देशांतर है, या फिर उत्तर पूर्वी गोलार्ध भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम भारत के लोकेशन को समझ सकते हैं। तो भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है या फिर लोकेटेड है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और लोकेशन के हम यदि अंदर जाएंगे तो किस कॉन्टिनेंट में आता है हमारा भारत, तो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। और एशिया में भी, एशिया के कौन से पार्ट में आता है, तो यदि आप यहां से एक बीच से लाइन खींचेंगे तो दक्षिण एशिया, भारत एशिया कॉन्टिनेंट में दक्षिण एशिया का पार्ट है। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं बच्चों, पाकिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है और मालदीव आ जाता है। जो ये सार्क कंट्रीज हैं यही दक्षिण एशिया में आते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये पार्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि हमारा एसएससी का बैच लाइव है। यदि आप में से कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है या फिर करना चाहता है तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जितने भी वहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको गाइड करेगी और टीच करेगी। जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, है ना, सारे सब्जेक्ट को आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहाँ बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे इंडिविजुअल ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, इंडियन हो या फिर वर्ल्ड हो। आपको बाकी डिटेल कहाँ मिल जाएगी, रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। लिंक आपको
प्ले स्टोर पर जाकर के आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अन्य सब्जेक्ट भी यदि आपको पढ़ना है, जैसे मैथ्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, तो सारे सब्जेक्ट आप इंडिविजुअल अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो एक बार आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके विजिट ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सर्वाधिक आबादी या फिर जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? ऑप्शन देख लेते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सर्वाधिक थी, लगभग 20 करोड़ पॉपुलेशन थी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। वर्तमान में आप देखेंगे तो वर्तमान में करीब कितनी है, 23 से 24 करोड़ पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। तो वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या या फिर पॉपुलेशन वाला स्टेट है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा बच्चों उत्तर प्रदेश की एक और, उत्तर प्रदेश के बारे में और कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी बाउंड्री सर्वाधिक राज्यों से लगती है। मैं अक्सर अपने लेक्चर में बताता हूं, इसको ऐसे याद रखिए, 8+1+1। अब इसका मतलब क्या है 8+1+1 का? देखिए कौन कौन से राज्यों से इसकी बाउंड्री लग रही है। सबसे पहले ये उत्तराखंड है, इससे लग रही है। यहाँ पर आप देखिए हिमाचल प्रदेश से लग रही है, यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर एमपी है, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर आप देखेंगे बिहार है, और यहाँ पर कौन सा राज्य है, यहाँ पर आप देखेंगे तो झारखंड है। ठीक है, तो ये 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली, इसके अलावा एक देश नेपाल से भी इसकी बाउंड्री लगती है। तो आपको ऐसे याद रखना है 8+1+1। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं, 75 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा लोकसभा सीटें हो गई, विधानसभा सीटें हो गई, राज्यसभा सीटों वाला भी सर्वाधिक सीटों वाला ये राज्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरे की खानें पाई जाती हैं, मतलब सभी आप बोल सकते हैं कि सर्वाधिक हीरा कहां पर होता है या फिर हीरे की खानें सर्वाधिक कहां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो जो मध्य प्रदेश का बच्चों पन्ना है, ये हीरे के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। और यहाँ पर पन्ने में बहुत, पन्ना जो जिला है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर बहुत सारी हीरे की खानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो याद रखना है पन्ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को यदि आप हीरे से, मतलब हीरे का उत्पादन देखेंगे तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादक राज्य है हीरे का। ठीक है, चलिए ये मध्य प्रदेश है और यहाँ पर ये पन्ना जिला आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ अपनी सीमा साझा नहीं करता, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री किस राज्य से नहीं लगती है? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से छत्तीसगढ़ की बाउंड्री नहीं लगती है। थोड़ा हम मैप में देख लेंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य ये है बीच में, है ना। अब देखिए किस किस से इसकी बाउंड्री साझा हो रही है, थोड़ा हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश से इसकी बाउंड्री लग रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश से ही टूट करके अलग हुआ था सन 2000 में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये महाराष्ट्र है ना। इसके अलावा आप पूर्व में जाएंगे तो यहाँ पर झारखंड राज्य है, यहाँ पर उड़ीसा है, इसके अलावा यहाँ पर तेलंगाना है। तो इतने राज्यों से बच्चों छत्तीसगढ़ की बाउंड्री लगती है, जबकि वेस्ट बंगाल जो ऑप्शन में था वो यहाँ पर है, इससे इसकी बाउंड्री नहीं लगती है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो हर राज्यों की आपको बाउंड्री पता होना चाहिए, या फिर मैप में आपकी अच्छी कमांड होना चाहिए, इंडिया के मैप में अच्छी कमांड होना चाहिए। कई बार यहाँ से अलग अलग राज्यों की बाउंड्रीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे छोटी है? ऑप्शन देख लेते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या फिर भूटान। अब देखिए यदि ओवरऑल आप देखेंगे तो अफगानिस्तान से सबसे कम लगती है ना। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम बाउंड्री साझा होती है किसी भी देश की यदि बात की जाए। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भूटान। ठीक है, भूटान की बाउंड्री अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे कम है, और ओवरऑल सबसे कम देखेंगे तो अफगानिस्तान की सबसे कम लगती है, लगभग 106 किलोमीटर। पूरे हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से देशों की बाउंड्री हमारे साथ लगती है। एक सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री वाला देश है वो है यहाँ पर बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश इसकी सर्वाधिक लगती है, लगभग 4000 किलोमीटर बाउंड्री लगती है भारत से। सेकंड पर आता है यहाँ पर चीन, है ना। थर्ड पर आ जाएगा यहाँ पर कौन सा? पाकिस्तान। फोर्थ पर आ जाएगा यहाँ पर नेपाल। फिफ्थ में आ जाएगा यहाँ पर म्यांमार। ठीक है, सिक्स पे फिर यहाँ पर आ जाता है भूटान,
और फिर बच्चों 7th पे यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान की। तो आपको इसी क्रम में याद रखना है कि क्योंकि कई बार क्रम में भी पूछ लेता है जमाने के लिए कि सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, फिर उससे कम, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है इतने देशों की सीमाएं इस क्रम में भारत से लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय मरुस्थल की एक नदी है, इनमें से कौन सी नदी है जो भारत के थार मरुस्थल या फिर मुख्यतः राजस्थान में बहती है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले, लूनी, नर्मदा, कृष्णा या फिर ब्यास। तो देखिए लूनी नदी जो है बच्चों ये राजस्थान में बहती है मुख्यतः। इसके अलावा इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज है, अरावली की पुष्कर वैली से इसका ओरिजिन होता है और मुख्यतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। इसके अलावा इसकी विशेषता यह है कि राजस्थान की जो मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं वो अक्सर ऐसा होता है कि सूख जाती हैं, लेकिन लूनी नदी ऐसी है कि हमेशा बहती है, ये पूरे वर्ष भर बहती है और कभी सूखती नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अरावली से ये निकलती है और कच्चे किरण में जाकर के ये विलीन हो जाती है। इसके अलावा नर्मदा मध्य प्रदेश में बहती है बच्चों। कृष्णा की हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है और फिर महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ब्यास को भी देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में बहती है और सतलज की ये सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है ना? नेपाल को भूटान से अलग करता है तो उड़ीसा तो होगा नहीं, इसके अलावा असम भी नहीं होगा, सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम राज्य को यदि आप देखेंगे थोड़ा मैप में देख लीजिए, ये देखिए ये नेपाल कंट्री है और यहाँ पर ये भूटान कंट्री है ये। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हमारा भारत का एक राज्य सिक्किम। इसके अलावा देखा जाए तो वेस्ट बंगाल भी ऊपर तक आता है, लेकिन ऑप्शन में हमारा सिक्किम था तो सिक्किम आंसर होना चाहिए। और यदि कभी वेस्ट बंगाल भी ऑप्शन में तो वेस्ट बंगाल भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल भी आप देखेंगे तो यहाँ तक ये वेस्ट बंगाल भी ऊपर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों जो नेपाल और भूटान है ये ऐसे देश हैं जो कि पूर्णतः हिमालय या फिर हिमालय प्रदेश में स्थित है ना, पूरा या फिर पूर्णतः ये पर्वतीय क्षेत्र या फिर हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? ठीक है, सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो गेहूं, चावल, जौ या फिर ज्वार। तो इसका आंसर हो जाएगा चावल जो है ये भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। इसके अलावा ओवरऑल क्षेत्र में यदि हम इसकी बुआई की बात करें या फिर इसको उत्पादन की बात करें तो उस हिसाब से भी चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है पूरे क्षेत्र के अकॉर्डिंग या फिर पूरे भारत में। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये। इसके अलावा चावल जो है ये खरीफ की फसल है। कैसी? खरीफ की फसल है और ये ऐसी फसल है बच्चों जिसके लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो चावल है इसके उत्पादन में पश्चिम बंगाल राज्य प्रथम नंबर पर आता है विश्व भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना, या फिर क्षेत्रफल के अनुसार? ऑप्शन है पंजाब, गोवा, सिक्किम या फिर त्रिपुरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। इसके अलावा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा है और सबसे छोटा गोवा है। इसके अलावा और छोटे राज्य कौन से हैं? तो GST, इस प्रकार से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। यहां से हो जाएगा गोवा, S से हो जाएगा सिक्किम और T से हो जाएगा त्रिपुरा, है ना। तो ये 3 क्रम से आपको राज्य याद रखना है। सबसे छोटा गोवा है, फिर सिक्किम है और फिर 3rd नंबर पर त्रिपुरा आता है। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा गोवा की हम बात करें तो यहाँ पर दो जिले हैं और यहाँ पर पुर्तगालियों ने राज किया है गोवा में। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये छोटा सा राज्य है गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भूपेन हजारिया सेतु, जिसे हम ढोला सादिया पुल भी कहते हैं, असम और किसको जोड़ता है? असम और अन्य किस राज्य को कनेक्ट करता है? ऑप्शन है मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ढोला सादिया ब्रिज या फिर ढोला सादिया जो पुल है ये असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। ढोला और सादिया को, ढोला और सादिया को ये कनेक्ट करता है। ये बात आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 9.15 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। इसके अलावा ये कैसा ब्रिज है? ये सड़क पुल है। सड़क यातायात इससे होता है। और किस नदी पर है? तो लोहित नदी पर है। लोहित नदी मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में प्रवाहित होती है। और किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। इसके अलावा
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र वाला आप मेरा वीडियो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर और डिटेल में मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं, है ना। देखिए यहाँ पर ये ढोला सादिया है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पर ये लोहित नदी है, इस प्रकार से यहाँ पर ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? ठीक है, बंजर भूमि सबसे ज्यादा या फिर सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। सर्वाधिक जो बंजर भूमि है वो राजस्थान में पाई जाती है। आपको पता होगा राजस्थान का जो पूरा पश्चिमी हिस्सा है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहां पर भारत का एकमात्र जो गर्म मरुस्थल है थार मरुस्थल ये पाया जाता है ना, पूरा पश्चिमी राजस्थान। और मरुस्थल खासतौर पर थार मरुस्थल में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, जो कि उपजाऊ नहीं होती है, उसमें उर्वरक क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना। और उस मिट्टी पर अक्सर मोटे अनाज की खेती की जाती है। कौन से अनाज? मोटे अनाजों की खेती की जाती है, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ऐसे फसलों की खेती की जाती है। और मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का पूरे भारत में प्रथम स्थान आता है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है ना। देखिए ये पूरा हिस्सा है, ये पूरा पश्चिमी जो राजस्थान है यहाँ पर थार रेगिस्तान है ना, थार मरुस्थल या फिर थार रेगिस्तान पाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का बात की जा रही है ना, विश्व की बात नहीं की जा रही। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले, बोर्नियो, ग्रीनलैंड, एंड्रोड द्वीप या फिर नॉरू। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इसका आंसर हो जाएगा बोर्नियो। एशिया का बच्चों सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, है ना। एक बात याद रखना, जो ग्रीनलैंड है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है या फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और वर्ल्ड में इसका 3rd स्थान आता है। थोड़ा सा बोर्नियो के बारे में डिटेल भी देख लेते हैं। देखिए ये पूरा बोर्नियो द्वीप है ना। यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई, तो ये 3 देशों का अधिकार है इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? बोर्नियो के अंतर्गत, बोर्नियो के अंतर्गत। ये पूरा बोर्नियो आइलैंड है या फिर बोर्नियो द्वीप है, जिसमें 3 देशों का अधिकार है। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील का नाम क्या है? सबसे गहरी झील, तो बेकाल झील, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, बेकाल, सुपीरियर, विक्टोरिया या फिर लैगून। तो जो बेकाल झील है बच्चों, ये एशिया की या फिर विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि रूस या फिर साइबेरिया वाले पार्ट में स्थित है। याद रखना है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो सुपीरियर लेक है या फिर सुपीरियर झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है या फिर फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ पर आती है? यूएसए और कनाडा की ये बाउंड्री पर आती है, ठीक है। जबकि विक्टोरिया लेक अफ्रीका में है। और लैगून झीलें क्या होती हैं बच्चों? जो कोस्टल क्षेत्र में झीलें होती हैं खारे पानी की, उन्हीं को हम लैगून झीलें बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला कौन सा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मलय, अरब, सिनाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, अरब प्रायद्वीप बच्चों या फिर अरेबियन पेनिनसुला विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला है या फिर सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये कहाँ पर है? पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आता है। और इस प्रायद्वीप या फिर इस पेनिनसुला में मैक्सिमम वो कंट्री हैं जो ऑयल उत्पादक या फिर पेट्रोलियम उत्पादक या फिर जो अधिकतम पेट्रोलियम का निर्यात करती हैं वो कंट्रीज है। जैसे सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, है ना। तो ये सारी कंट्रीज इसके अंतर्गत आती हैं। एक बार देख लीजिए मैप में, ये पश्चिमी एशिया है, ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला है। कौन कौन से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है बच्चों? रेड सी, लाल सागर से घिरा है, यहाँ पर अरेबियन सी है ना, और यहाँ पर पर्शियन गल्फ है। तो इन वाटर बॉडी से ये घिरा हुआ है। जॉर्डन, इराक, इसके अलावा सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, तो ये सारे देश इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप है। इसके अलावा प्रायद्वीप क्या होता है बच्चों? प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला वो क्षेत्र होता है जो 3 ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है ना। इसके अलावा द्वीप ऐसा क्षेत्र होता है जो चारों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है। तो ये अंतर आपको याद रखना है, ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला कहलाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से देश हैं जो एशिया और यूरोप में फैले हुए हैं? जो 2 कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं, ऐसे देश कौन से हैं? तो ऑप्शन है रूस और भारत, भारत और पाकिस्तान, रूस और तुर्की और अफगानिस्तान। तो रूस और तुर्की
ऐसे देश हैं बच्चों जो कि दो कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं या फिर दो कॉन्टिनेंट में इनका विस्तार है। रशिया को यदि आप देखेंगे तो एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। यदि आप राजनीतिक रूप से देखेंगे, पॉलिटिकली देखेंगे, तो ये यूरोप का पार्ट है, लेकिन भौगोलिक रूप से इसका एक बहुत बड़ा पार्ट एशिया में आता है। जबकि तुर्की को आप देखेंगे तो ये एशिया का पार्ट है और इसका कुछ पार्ट यूरोप में भी आता है। तो ये दोनों देशों को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने बच्चों 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो कि ऑलरेडी एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी यहाँ से एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत अधिक है। इसके अलावा इनके साथ साथ भी मैंने आपको कुछ अन्य डिटेल भी बताई है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगला सेशन हमारा बहुत ही जल्दी आएगा जिसमें हम फिर से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया है मैप में, ये पूरा रूस है और यहाँ पर ये तुर्की है ना। यहाँ पर ये टर्की या फिर तुर्की है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके अलावा बच्चों यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर मेरा बैच लाइव है, वहाँ पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।